देखिए, आज हमारा जो है तीसरे चैप्टर यानी बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर परिवहन का दूसरा दिन है ना। तो पहले दिन में हमने आपको बताया था, परिवहन के बारे में बताया था, फिर पौधों के अंदर जो परिवहन की क्रिया होती है उसमें कौन कौन सा अंग भाग लेता है उसके बारे में वर्णन किया था। सबसे पहली चीज़ तो परिवहन के बारे में बताते हैं कि परिवहन है क्या। तो परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मूल स्रोत से हम शरीर के अंदर क्या करते हैं, उपयोगी पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा अंदर के कोशिकाओं तक पहुंचने तक जो उनके बाद जो क्रियाओं के बाद सम्मिलित रूप से हमारे पास अनुपयोगी पदार्थ जो बनता है उनको फिर पुनः क्या करना, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, यही पूरा सम्मिलित प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। और परिवहन के बाद हमने बताया था पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन क्या है, तो पौधों में परिवहन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो दो अंग है वो है जाइलम और फ्लोएम। कौन सा है, जाइलम और फ्लोएम। इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन उत्तक। संवहन उत्तक कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ यानी उसके अंदरूनी यानी पेड़ पौधे के अंदरूनी भाग से पदार्थ का गति करना ही संवहन कहलाता है। तो संवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है या परिवहन करता है। और दूसरा आपका है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, यानी ऊपर से विभिन्न भागों में, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में क्या करता है, अपना स्थानांतरण करता है। किसका, खाद्य पदार्थों का। तो वो दोनों चीजों के बारे में हमने कल के क्लास में पढ़ा दिया था। आज के क्लास में जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताएंगे, उन दोनों के अंतर के बारे में बताएंगे, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर, पहला पॉइंट जाइलम की ओर है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है कैसी होती है, मृत होती है, जबकि जाइलम में जो कोशिकाएं होती है जीवित होती है। और दूसरा पार्ट आपका है कि यह जल एवं घुलित खनिज का परिवहन करता है। जैसा कि हमने कल के क्लास में बताया था कि जाइलम जो है केवल जल और खनिज लवण का क्या करता है, परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम यह केवल भोज्य पदार्थों का ही क्या करता है, परिवहन करता है। तीसरा पॉइंट में है कि इसमें जो है जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर, यानी पेड़ पौधे में जाइलम जो है जल और खनिज लवण का जो परिवहन करता है जड़ से पत्तियों की ओर, जड़ से पत्तियों की ओर, यानी अर्थात नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है, गति परिवहन करता है, यानी गति करता है ना। तीसरा है कि इसमें जो भोज्य पदार्थ है, किसमें, फ्लोएम में, फ्लोएम का तीसरा पॉइंट में इसमें भोज्य पदार्थ क्या करता है, भोज्य पदार्थ का परिवहन ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर सभी दिशाओं में होता है। यानी पत्तियों से भोज्य पदार्थ तैयार होते हैं, है ना, पेड़ के पत्तियों से भोज्य पदार्थ तैयार होते हैं और वहां से निकल करके नीचे की ओर आता है, गति करता है। कौन, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का। ठीक है, फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, जिसको जहां जहां आवश्यकता पड़ती है सभी शाखाओं तक क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम करता है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि ऊपर से नीचे की ओर सभी दिशाओं में, मतलब नीचे की ओर आने के क्रम में सभी दिशाओं में यानी सभी भाग में जहां जहां भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है वहां वहां क्या करता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। अब पौधों में जो पदार्थों का परिवहन होता है मुख्यतः दो क्रियाओं से होता है, एक तो स्थानांतरण से, दूसरा कौन सा है, वाष्पोत्सर्जन से, दूसरा वाष्पोत्सर्जन से। तो स्थानांतरण के बारे में क्या हम लोग पहले ही से पढ़ रहे हैं कि परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना ही ये परिवहन कहलाया। तो सेम स्थानांतरण भी है, स्थानांतरण में भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह उपयोगी पदार्थ का जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। तो हम पौधों में पढ़ रहे हैं, तो पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का
आने जाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण कहलाती है। पहले ही बोले कि स्थानांतरण का मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना? गति करना। तो पौधों में तीन चीज होते हैं, एक तो जल, खनिज लवण और तीसरा उनसे निर्माण हुआ खाद्य पदार्थ। तो इन तीनों का जो है एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करना? गति ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है कि पौधों के वायवीय भागों से, यानी वायवीय भागों से मतलब जहां से वायु क्या करता है? पौधों के अंदर प्रवेश करता है, उसे कहते हैं वायवीय भाग। ठीक है, वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन, निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मतलब पौधों के जो वायवीय भाग, जहां से पौधे के अंदर क्या करता है? वायु प्रवेश करता है, जैसे पत्तियां हो गई, जड़ हो गया, तना हो गया, इन सबों में एक छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं, वायु रंध्र कहते हैं। तो उन्हीं रंध्रों से, यानी पौधे तो क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं, है ना। जाइलम के द्वारा उनके अंदर क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। तो वो जो जल होते हैं वो वाष्प के रूप में बदल करके इन्हीं रंध्रों से निकलते हैं। कौन से? जो वायवीय भाग है, जहां जिसको हम क्या कहते हैं? पत्तियों में वायवीय वायु रंध्र होते हैं, तना में होते हैं, फिर जड़ में भी होते हैं। तो इन भागों से वायवीय रंध्रों द्वारा जब बाहर जल का वाष्प निकलता है तो यही क्रिया क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। अब स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन के बारे में हमने दोनों को डिफाइन कर दिया, लेकिन अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला तो स्थानांतरण, यानी पौधों में स्थानांतरण की क्रिया किस प्रकार से होती है उसको हम पढ़ेंगे। तो पौधों में स्थानांतरण की क्रिया विधि। तो पौधों में जल तथा खनिज का स्थानांतरण परासरण क्रिया के द्वारा होता है। परासरण क्रिया के द्वारा। तो परासरण क्रिया क्या है? परासरण प्रक्रिया में हमने आपको बताया था कि जो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र होते हैं, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र, यानी जिस और सांद्रता का क्षेत्र अधिक है और जिस और कम सांद्रता वाली क्षेत्र है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे दो क्षेत्र बन रहा है, एक अधिक और एक कम सांद्रता वाले। तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति ही क्या कहलाती है? परासरण प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण प्रक्रिया। यानी हम समझ सकते हैं कि अगर दो विलयन को ले रहे हैं, यानी दो जलीय विलयन को ले रहे हैं, अगर पहले जलीय विलयन में अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र हो और दूसरा में क्या हो? कम सांद्रता वाला क्षेत्र हो, तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से अगर कम सांद्रता वाले क्षेत्र में विलयन से जल का क्या हो रहा है? गति हो रहा है। तो यही क्रिया क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो परासरण क्रिया के द्वारा ही जल और खनिज का क्या होता है? पौधों में स्थानांतरण होता है। अब इस क्रिया को हम समझेंगे कि जैसे मान लीजिए ये एक क्या है? पेड़ है, ठीक है, और इसकी जड़ें क्या है? नीचे अपने मिट्टी में क्या है? जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए। तो मिट्टी में जो जुड़े हुए जड़ हैं उसमें क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं, यानी बारीक जो महीन रेशे की तरह जो शाखाएं होती है उसको कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम। और मिट्टी से जो जल का अवशोषण होता है इसी मूल रोम के द्वारा होता है ना, इसी मूल रोम के द्वारा होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मिट्टी में तो जल का मात्रा जो है ज्यादा होगा, है कि नहीं? किसकी अपेक्षा? वृक्ष के मूल रोम यानी जड़ों की अपेक्षा। जड़ में तो सीमित मात्रा में ही जल होंगे ना, लेकिन मिट्टी में जो जल का अंश होगा अधिक होगा। तो यहाँ पे दो क्षेत्र बन रहा है, एक तो मूल रोम जो है यानी जड़ में, तो जड़ में जो जल की मात्रा है यानी सांद्रता है वो क्या है? कम है। लेकिन मिट्टी के अंदर जल की जो सांद्रता है वो क्या होगी? अधिक होगी। तो अधिक क्षेत्र कौन सा हुआ? मिट्टी की ओर। और जो मूल रोम है यानी जड़ में जल का जो सांद्रता है वो क्या है? कम है। तो हमने बताया कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति ही क्या कहलाता है? परासरण। तो इसी प्रकार से ये क्या करता है कि अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र मिट्टी में है तो मिट्टी से निकल करके कहाँ जाता है?
मूल रोम में। क्यों? क्योंकि मूल रोम में जो वहां का सांद्रता का क्षेत्र है वो क्या है? कम है। इस प्रकार से जल क्या करता है? गति करके मूल रोम के माध्यम से कहां पहुंच जाता है? जड़ों में पहुंच जाता है। और जड़ों में उपस्थित जाइलम ये क्या करते हैं? जाइलम वाहिकाएं यहां से जल को क्या करते हैं? ऊपर की ओर क्या करते हैं? स्थानांतरण कर देते हैं ना। तो इस क्रिया की सहायता से हम क्या करते हैं? अपने मूल रूम यानी कौन? पौधों के मूल रूम की सहायता से मिट्टी में उपस्थित जल तथा घुलित खनिज लवण का अवशोषण करती है। क्या करती है? अवशोषण करती है। यानी परासरण क्रिया के द्वारा ही मूल रोम क्या करती है? मूल रोम मिट्टी में उपस्थित जल को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। और जिसके बाद से जाइलम उसको क्या करता है? अन्य भागों तक क्या है? ऊपरी भागों तक क्या करता है? उसका स्थानांतरण कर देता है ना। यानी इस कार्य को संपन्न करने के लिए पौधों में उपस्थित जाइलम वाहिकाएं होती है जो क्या करती है? जल तथा खनिज लवण का स्थानांतरण करती है। यानी नीचे से ऊपर की ओर क्या करती है? जल को और खनिज को क्या करती है? बांट देती है, यानी पहुंचा देती है, वहां पे स्थानांतरण करती है। लेकिन पौधों में जो खनिज होता है वह घुलित अवस्था में होता है और उसका जो अवशोषण होता है आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आयन के रूप में। हम पहले ही बताए थे कि जो खनिज होते हैं, खनिज में क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे तत्व क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और इनका जब घुलित अवस्था होता है तो ये जब पौधे उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, यानी अवशोषण करती है। तो इनको आयन के रूप में लेती है ना। आयन के बारे में हम बताए हैं ना। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ये पूरी तत्व है, लेकिन अगर नाइट्रोजन पर जैसे ही ये आयन का ऋणात्मक क्या करे? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? आयन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आयन में बदल जाता है। तो पौधे जो है खनिज का जो रूप है वो किस रूप में लेते हैं? आयन के रूप में स्थानांतरण करते हैं। तो इस प्रकार से जो पौधों में स्थानांतरण की क्रियाविधि होती है, इस प्रकार से पूरा सम्मिलित प्रक्रिया के द्वारा जल और खनिज का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे। कल हम इसको वाष्पोत्सर्जन के बारे में पूरा प्रक्रिया को समझाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा और बढ़िया से डिफाइन करेंगे। स्थानांतरण में सिर्फ इतना समझेंगे कि जल और खनिज का क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की ओर गति हो रहा है। पौधों के विभिन्न भागों में क्या पहुंच रहा है? जल और खनिज पहुंच रहा है। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। और इसमें प्रमुख रूप से कौन सा क्रिया कार्य करता है? तो परासरण क्रिया कार्य करता है। ठीक है, तो ये सारा चीज को हम आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को समझाएंगे। ठीक है।